आज अब हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024527। ये हमारे पास आरआरबी के एग्जाम का पेपर है जिसमें मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हम लोगों को क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूध और पानी के 40 लीटर मिक्सचर में पानी की मात्रा 10% है, कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिक्सचर में पानी की मात्रा 20% हो जाए। यह हमें फाइंड करना है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास स्टार्टिंग में मिक्सचर है मिल्क और वाटर का 40 लीटर का। इसके अंदर हम लोगों को पता है कि वाटर हमारे पास कितना है 10%। इसमें हम क्या मिला रहे हैं, वाटर। तो वाटर मिला रहे हैं तो हम कितना पानी मिला रहे हैं 100%, और दोनों को मिलाकर हमें पानी को कितना बनाना है 20%। तो क्या अपन इसमें एलिगेशन लगा दें। 100 - 20 क्या आ जाएगा 80, 20 - 10 क्या आ जाएगा 10, 80:10 या क्या आ जाएगा 8:1। अब 8 की वैल्यू हमारे पास क्या है 40 लीटर, तो 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 लीटर। तो इसका मतलब हम इसमें कितना पानी मिला दें 5 लीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम चाहते तो इसको ऐसा भी कर सकते थे कि 40 लीटर जो सोल्यूशन था इसमें वाटर था 10%, तो इसका अगर अपन 10% निकालें तो क्या आ जाएगा 4 लीटर। अब पानी अगर 4 लीटर होगा 40 लीटर में से, तो मिल कितना होगा 36 लीटर। अब इसमें कुछ पानी मिला दें ताकि पानी कितना हो जाए 20%। पानी अगर 20% हो जाए तो ये कितना हो जाए 80%। अब 80% की वैल्यू अगर 36 लीटर है तो 20% की वैल्यू क्या होगी 9 लीटर। 20% की वैल्यू 9 लीटर। 4 लीटर को 9 लीटर बनाना है, इसका मतलब हमने उसमें कितने लीटर ऐड कर दिया 5 लीटर। ये हमारा आंसर आ गया। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये हमारे पास पहला मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 पर। 87 देखो हमें क्या कह रहा है, एक लाइब्रेरियन ने अपनी पुस्तकालय के लिए 50 कहानी की बुक्स खरीदी, लेकिन उसने देखा कि 76 रुपीज और खर्च करके उसे 14 बुक्स और मिल जाती, और प्रति बुक औसत कीमत जो है वो भी 1 रुपये कम हो जाती। तो उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक की एवरेज कीमत बतानी है कि क्या थी। अब देखो क्या कह रहा है, लाइब्रेरियन परचेज 50 स्टोरी बुक्स फॉर हिज लाइब्रेरी, बट ही सो दैट ही कुड गेट 14 मोर बुक्स बाय स्पेंडिंग ₹76 मोर, एंड द एवरेज प्राइस पर बुक वुड बी रिड्यूस्ड बाय 1 रुपीज। द एवरेज प्राइस इन ऑफ ईच बुक ही बोट वाज। अब देखो सबसे पहले वो 14 और बुक्स खरीदता है, तो उसको इन 14 बुक्स को खरीदने के लिए कितने रुपीज और देने पड़ेंगे 76 रुपीज। इससे उसकी एवरेज कीमत 1 रुपये कम हो गई। तो टोटल उसकी 4 बुक्स थी, 50 पहले खरीदी, 14 बुक्स अब खरीदी, तो टोटल 64 बुक की एवरेज कीमत 1 रुपये कम हुई। इसका मतलब 64 रुपये कम होगी। इसका मतलब अगर ये वो पहले बुक्स लाता तो उसको कितने रुपए देने पड़ते 140 रुपये। अब 140 रुपये में अगर 14 बुक्स मिलती तो एक बुक कितने रुपए की हो जाती 10 रुपीज़ की। तो हमारे पास प्रत्येक बुक की एवरेज कीमत जो स्टार्टिंग में थी वो क्या थी 10 रुपीज़, और बाद वाली अगर पूछता तो 10 में से 1 कम कर देते, क्या आ जाता आंसर 9 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 पर। हमें कह रहे एक नौका की स्थिर जल में गति 6 किलोमीटर पर आवर है और धारा की स्पीड है 1.5 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति 22.5 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान पर नौका से चलकर जाता है और स्टार्टिंग बिंदु पर वापस आ जाता है। उसके द्वारा लिया गया हमें टोटल टाइम बताना है कि क्या होगा। अब देखो हम लोगों को उसकी स्थिर जल में जो चाल है x की वैल्यू क्या दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल हम लोगों को क्या दे रखी है 1.5 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस जो है वो 22.5 किलोमीटर 22.5 किलोमीटर है। उसको आने और जाने का टोटल टाइम चाहिए कि क्या होगा। आने और जाने का टोटल टाइम हम लोगों को निकालना है कि हमारे पास टाइम क्या होगा। टाइम हम लोग जानते हैं कि क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 22.5 किलोमीटर वो जाएगा एक बार धारा की दिशा में, तब क्या होगा दोनों की स्पीड का टोटल 6 + 1.5 क्या आ जाएगा 7.5। ये हमारे पास उसकी स्पीड आ जाएगी। फिर 22.5 किलोमीटर अगर वो धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो स्पीड क्या होगी 6 - 1.5 4.5। तो 22.5 किलोमीटर अगर 7.5 की स्पीड से गया तो कितना टाइम लगा 3 घंटे। 22.5 किलोमीटर अगर 4.5 की स्पीड से गया तो कितना टाइम लगा 5 घंटे। तो टोटल 3 और 5 कितने घंटे लग गए 8 घंटे।
तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। तो उसे आने और जाने में टोटल कितना टाइम लग जाएगा, 8 घंटे। चलिए, ये हमारे पास टाइम एंड डिस्टेंस में बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 89 पर। हमें कह रहे हैं दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, दोनों संख्याओं में 8 जोड़ दे तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है, उन दोनों संख्याओं का योग बताना है कि क्या था। दो नंबर्स का रेशो था 2:3। ईच नंबर में अगर अपन 8 प्लस कर दें तो इनका रेशो 3:4। रेशो 2 से 3 हुआ 1 बड़ा, 3 से 4 हुआ 1 बड़ा। हम कह रहे हैं 1 बढ़ रहा है, वो कितना बढ़ा रहा है, 8। 1 की वैल्यू 8 तो 2 की वैल्यू 16 और 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24। तो वो संख्याएं क्या थी, 16 और 24, तो टोटल क्या आ जाएगा, 40। तो उन दोनों संख्याओं का योग हमारे पास कितना था, 40। ये हमारा आंसर आ गया। डायरेक्ट हमने इसको क्या करा, रेशियो के डिफरेंस से कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पर। आज के पेपर का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 90 देखो हमें क्या कह रहे हैं, ABC का परिकेंद्र O है, एंगल BAC 85 डिग्री, BCA 75 डिग्री, तो OAC बताना है कि किसके बराबर है। चलिए इस क्वेश्चन का अपन सबसे पहले यहां पर डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास एक ट्रेंगल है ABC, जिसका सरकम सेंटर परिकेंद्र हम लोगों को क्या दे रखा है, O। परिकेंद्र क्या होता है, तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। एंगल BAC, ये वाला एंगल हम लोगों को दे रखा है 85 डिग्री। फिर एंगल हमें दे रखा है BCA, तो BCA ये वाला एंगल हम लोगों को दे रखा है 75 डिग्री। हम लोगों को एंगल बताना है OAC, तो OAC ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते। अब ये 85 ये 75, तो दोनों का टोटल मेरे पास बन गया 160, तो ये बचा हुआ एंगल कितना, 20 डिग्री का। और ये एंगल अगर 20 डिग्री का, तो सेंटर पर बना एंगल इसका जस्ट डबल होगा, 40 डिग्री। अब मुझे पता है OA और OC आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये 40 डिग्री है, तो 180 डिग्री में से अगर मैं 40 डिग्री घटा दूं तो मेरे पास बचे हुए एंगल का सम कितना आ जाएगा, 140 डिग्री। तो ये दोनों एंगल 140 डिग्री के इक्वल डिवाइड होंगे, तो 70 डिग्री, और ये एंगल भी 70 डिग्री। तो OAC हमारे पास कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं कि सरकम सेंटर पर बना कोण अपोजिट वर्टेक्स पर बने कोण का डबल होता है। तो ये 20 डिग्री मिलने के बाद सेंटर पर बना एंगल 40 डिग्री, और बचे हुए दोनों एंगल हमने इक्वल कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 पर। 91 देखिए हमें क्या करें, यदि tan a प्लस कोट ए बराबर 2 है, तो हमें tan की पावर tan a प्लस कोट की पावर tan a का मान बताना है कि क्या होगा। अब देखो ध्यान देना, हम सब लोग ये बात जानते हैं कि tan a प्लस कोट ए बराबर अगर 2 है, तो ऐसा कब हो सकता है, जब दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू क्या हो, 1 हो। क्योंकि tan a प्लस कोट ए का मतलब क्या हुआ, tan a प्लस 1/tan a, और ये तभी होता है जब दोनों की वैल्यू 1 हो। तो मेरे को tan की पावर tan a प्लस कोट की पावर tan a की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब 1 की पावर 10 प्लस 1 की पावर 10, तो 1 की कोई भी पावर कर दो वैल्यू 1 आती है, तो 1 + 1 हमारा आंसर क्या जाएगा, 2। तो ऑप्शन बी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 पर चलते हैं। 92 देखो हमें क्या कह रहा है, 92 हमारे पास एल्जेब्रा का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 4a - 4/a + 3 = 0। तो हमें a³ - 1/a³ + 3 की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो देखिए 4a माइनस में 4/a + 3 = 0। तो क्या 4a - 4/a बराबर क्या, -3 क्या आ जाएगा। 4 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो a - 1/a बराबर क्या, -3/4 आ जाएगा। अब a - 1/a की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -3/4। तो यहां से हमें क्या चाहिए, a³ - 1/a³ + 3 की वैल्यू। तब a³ - 1/a³ अगर अपन देखें तो उसका फॉर्मूला होता है a - 1/a का होल क्यूब प्लस क्या आ जाएगा, 3 × a - 1/a, और प्लस का 3 वैसे का वैसे। a - 1/a की वैल्यू अगर मैं -3/4 लिखूं तो इसका क्यूब करूंगा तो माइनस का क्यूब -3 का क्यूब 27 अपॉन में 4 का क्यूब 64, प्लस क्या आ जाएगा 3 × माइनस के अंदर 3/4 प्लस का क्या आ जाएगा 3। तो वैल्यू क्या बनी, -27/64
माइनस का 9/4 प्लस का क्या आ जाएगा 3। इसका अगर अपन एलसीएम ले लें तो एलसीएम क्या आएगा 64 माइनस का 27, 16 इंटू 9 क्या बन जाएगा माइनस का 144 और 3 को जब 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 192, ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या बना, माइनस का हमारे पास यहाँ से क्या गया 171 और प्लस का क्या गया 192, तो हमारे पास क्या बचेगा 21। तो आंसर क्या आ जाएगा 21/64। तो आंसर ऑप्शन ए हमारे पास इसका आंसर आ गया, 21/64 ए हमारे पास इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 पर। हमें कह रहे हैं ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसके विकर्ण AC और BD जो है P पर मिलते हैं। एंगल APB बराबर 110 डिग्री, एंगल CBD बराबर 30 डिग्री। तो हमें ADB का मान बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ से क्या करते हैं, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं। ABCD हम लोगों को एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है, तो सबसे पहले अपन यहाँ से एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर अगर बनाए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है, जिसके चारों शीर्ष किसी भी सर्किल की सरकमफ्रेंस पर। तो ABCD हम लोगों ने एक ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाया। अब इसके दोनों डायगोनल जो हैं वो P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमने P मान लिया। अब ये ध्यान रखना P इसका सेंटर नहीं होगा, ये कोई कंपलसरी नहीं है। APB एंगल हम लोगों को क्या दे रखा है 110 डिग्री। फिर हम लोगों को नेक्स्ट एंगल दे रखा है CBD, ये वाला एंगल हम लोगों को क्या दे रखा है 30 डिग्री। हमें एंगल बताना है ADB, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है कि क्या होगा। अब देखिए ध्यान देना, हम सब लोग जानते हैं कि एंगल अगर 110 डिग्री तो ये एंगल कितना होगा 70 डिग्री, क्योंकि एक ही लाइन पर बने स्ट्रेट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये 70 ये 30 तो दोनों का टोटल 100, तो ये कितना बचा 80 डिग्री। अब AB के द्वारा सर्किल के सरकमफ्रेंस पर अगर 80 डिग्री बना तो एंगल C वाला 80 है, तो ये D वाला भी क्या होगा 80। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास एंगल ADB की वैल्यू आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 पर। 94 देखिए हमें क्या करे, 94 देखो हमारे पास DI का क्वेश्चन है। हमें क्या करें है, स्टडी द फ्लोइंग बार डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 94 टू 97। ये हमें क्वेश्चंस के आंसर देने। इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंजम्पशन बाय फैमिली इन 2 कंजुकेटिव ईयर ड्यूरिंग द जुलाई एंड नवंबर। हमें क्या दे रखा है, नवंबर और जुलाई महीने के बीच में 2 अलग अलग ईयर्स के अंदर इनका कंजप्शन दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या करें, 2012 में कितने महीनों में बिजली की यूनिट की खपत उस वर्ष की खपत हुई औसत यूनिट से अधिक थी। हमें क्या करना है 2012 का एवरेज एक्सपेंडिचर निकालना है। तो 2012 को अगर अपन यहाँ से सोल्व करें, 2012 में सबसे पहले हमारे पास कंजप्शन कितना था 600, सबसे पहले हमारे पास 600 यूनिट का था। सेकंड अगर अगस्त में देखें तो 700, नेक्स्ट मंथ के अंदर सितंबर में 400 नेक्स्ट मंथ के अंदर अक्टूबर के अंदर अगर अपन चेक करें तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 300, और नेक्स्ट मंथ के अंदर अगर अपन चेक करें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 200। तो यहाँ से अगर अपन इसका टोटल कंजप्शन निकालें इन सब महीनों का, 7 और 6 13 और 4 17 20 और 2200। अब ये टोटल 5 महीनों का अगर टोटल कंजप्शन अगर 2200 है तो एवरेज क्या होगा 2200/5 440। अब एवरेज इसका कंजप्शन अगर 2012 में 440 था तो ऐसे कितने महीने में जिसमें इसका कंजप्शन 440 से अधिक था, तो जुलाई के महीने में था क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू 600 है। फिर नेक्स्ट अगर देखें तो अगस्त में भी था, अगस्त में 700 है। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो कहीं भी इसका कंजप्शन ज़्यादा नहीं है, तो क्या आ जाएगा 2 महीने जुलाई और अगस्त। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 पर। सेम DI का क्वेश्चन है। हम लोगों को क्या बताना है, वर्ष 2013 के दौरान इन 5 महीनों में पिछले वर्ष के किन्हीं महीनों के मुकाबले कुल यूनिट की खपत हमें बताना है कि क्या इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। द टोटल यूनिट कंजप्शन इन ईयर 2013 ड्यूरिंग दिस 5 मंथ इन रिस्पेक्ट टू द सेम ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब देखो 2022 का हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही टोटल निकाला था, 2012 का, सॉरी 2022 नहीं है, 2012 का टोटल हम लोगों ने निकाला था, 2200 यूनिट खर्च हुए थे।
अब 2013 की कैलकुलेशन अगर अपन करें तो सबसे पहले कंजप्शन है 550, फिर नेक्स्ट मंथ अगर अपन बात करें 500, फिर नेक्स्ट मंथ हमारे पास 400, फिर नेक्स्ट मंथ अगर अपन चेक करेंगे तो क्या आएगा 350, और नेक्स्ट मंथ अगर अपन यहाँ से चेक करेंगे तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा 450। तो अगर अपन इनका टोटल कंजप्शन यहाँ से अगर काउंट करें तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा 0, 5 दिए 15, कैरी आ जाएगी 1, 10, 15, 4, 19 और 2250। पहले हमारा 2012 में कंजप्शन था 2200 यूनिट, 2013 में 2250 यूनिट है, तो कितने यूनिट कंजप्शन ज़्यादा करा 50, कितने से 2200 से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, तो ये 20 से 20 कैंसिल, 50 में अगर अपन 22 का डिवाइड करें तो 2 से कैंसिल कर दो तो 25/11, तो 25 में 11 का भाग देते, भाग चला जाएगा 2 बार 22, बच जाएगा 3, पॉइंट लगाया 30, फिर चला जाएगा 2 बार 22, बच जाएगा 8, 80, फिर चला जाएगा 7 बार, तो क्या जाएगा इंक्रीज बाय 2.27%। अब हमें पूरी कैलकुलेशन इसलिए करनी पड़ी क्योंकि दो ऑप्शन थे, एक था 2.27%, एक था 2.22%, इसलिए हमने इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करी 2.27%। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 96 की अगर अपन बात करें, 96 बीसी डीआई का क्वेश्चन है। 2013 में इन 5 महीनों के दौरान इस परिवार का बिजली पर औसत खपत हमें बतानी है कि क्या होगी। अभी हमने काउंट करा कि 2013 में इसकी टोटल खपत जो है वो 2250 है, लास्ट क्वेश्चन में काउंट करा 5 महीने, तो इसका अगर अपन एवरेज निकाले तो क्या होगा सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, तो 2250 में 5 का भाग दिया तो क्या जाएगा 450 यूनिट, तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास इस 96 का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर। कह रहे इन 2 वर्षों में यूनिट की खपत में अधिकतम अंतर किस महीने में पाया गया, हमें ये बताना है। मैक्सिमम खपत का डिफरेंस यहाँ 50 का डिफरेंस है जुलाई में, अगस्त में अगर अपन बात करें तो 200 का डिफरेंस है, ये दोनों सेम है, यहाँ 50 का डिफरेंस है। अगर अपन बात करें नवंबर मंथ की तो नवंबर में इनिशियली खपत थी 200 और बाद में कितनी होगी 450, तो 250 बढ़ गई। सबसे मैक्सिमम डिफरेंस किस मंथ में आया नवंबर में, तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे लिए आंसर है। चलिए डीआई के हमने ये सारे क्वेश्चन करे, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 98 नंबर पर। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए हमें क्या करें, हमें कह रहा है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 20 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ एंड द सम ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज 2520। इफ वन नंबर इज 480 देन द अनदर नंबर विल बी। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना है। अगर मैं दो नंबर्स का एचसीएफ अगर एच मानता हूं तो एलसीएम 20 गुना हो जाएगा, इसका मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा 20h, और एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है 20h और h का जो सम है वो हम लोगों को कितना दे रखा है 2520। तो यहाँ से 21h की वैल्यू अगर 2520 आई तो यहाँ से अगर अपन h का मान निकालें तो 21 से चला गया एक बार, 42 चला जाएगा 2 बार, तो HCF कितना आ गया 120। तो नंबर्स का HCF अगर 120 है, LCM इसका 20 टाइम है, इसका मतलब LCM क्या होगा 120 इंटू 20। अब हमें एक नंबर दे रखा है 480, एक संख्या दे रखी है 480, हमें दूसरी संख्या बतानी है कि क्या होगी। हम लोग जानते हैं कि दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई दोनों संख्याओं के LCM और HCF के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो यहाँ से एक संख्या है 480, दूसरा नंबर फाइंड करना है। LCM है 120 इंटू 20, HCF है 120। तो यहाँ से अगर अपन इसको सोल्व करें 120 से चला गया 4 टाइम, यहाँ से अगर मैं इसको 4 से काट दूं तो ये चला जाएगा 5 बार, 120 इंटू 5, तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 600। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो दूसरा नंबर हमें क्या मिल गया 600। और आप लोग चाहते तो इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते थे, LCM बराबर HAB की मदद से। HCF हम लोगों को पता है, बाकी दो फैक्टर होते हैं उन नंबर्स के रेशो, तो वहाँ से हम थोड़ा इजीली इसको कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 99 पर। दो संख्याओं का मल्टीप्लाई है 15 से 3/16 और उनका भागफल है 3, तो हमें उनमें से छोटी संख्या बतानी है कि क्या होगी। दो संख्याएं मान ली A और B, तो A और B का मल्टीप्लाई हम लोगों को दे रखा है 15 से 3/16।
अगर अपन इसको सोल्व करें तो क्या बनेगा 243/16। दो नंबर्स का मल्टीप्लाई क्या बना, 15 को 16 से गुना करा, 240 और 3 जोड़ दिया, 243/16। उनका भागफल 3 है। ए में अगर बी का भाग दूंगा तो क्या आएगा 3, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 3b। अब ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं ए की जगह 3b रख दूं तो क्या आएगा 3b इंटू बी बराबर 243/16। तो ये 3 से चला जाएगा 81 टाइम, तो बी स्क्वायर बराबर 81/16। तो बी का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 81 स्क्वायर होता है 9 का और 16 होता है 4 का, तो बी की वैल्यू 9/4। और बी हमारे पास छोटा मान होगा क्योंकि ये तो इसका 3 गुना है, तो हमारा ऑप्शन भी क्या आ जाएगा बी 9/4। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 100 नंबर पर। हमारे पेपर का आज का क्वेश्चन नंबर 15। 100 नंबर क्वेश्चन देखो क्या करे, बिजली के बिल का भुगतान यदि नियत तारीख से पहले किया जाए तो राज्य बिजली बोर्ड 15% का डिस्काउंट देते हैं। यदि किसी व्यक्ति को 54 रुपीज का डिस्काउंट मिला तो उसका ओरिजिनल बिल बताना है कि कितने रुपए का था। हमें कह रहा है कि बिजली बोर्ड जो डिस्काउंट देता है वो 15% का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने रुपए का है, 54 रुपीज का। तो हमें यहाँ से उसका बिल की अमाउंट बतानी है कि क्या होगी। बिल कितने का होगा, 100% का। तो 54 वैल्यू है 15% की और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 100% की। ये परसेंटेज से परसेंटेज गया, 5 से गया 3 बार, ये गया 20 बार। 3 से अगर 54 को कट कर दो तो ये 18 टाइम्स, 18 गुना 20 क्या जाएगा 360। तो वो बिल कितने रुपए का था, 360 रुपए का। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 101 नंबर पर। पेपर के अभी हमने 15 क्वेश्चन कर लिए, टोटल होते हैं 35 क्वेश्चन, तो अभी 20 क्वेश्चन और पेंडिंग है। 101 नंबर पर आते हैं। हमें कह रहे हैं दो संख्याओं का योग 75 है, उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई बताना है कि क्या होगा। दो नंबर अगर अपन कंसीडर करें ए और बी, तो ए और बी का टोटल अगर 75, ए और बी का डिफरेंस अगर 25, तो बड़े वाला नंबर क्या होगा, इन दोनों वैल्यू के टोटल का हाफ। दोनों का टोटल 100, 100 का हाफ क्या बना 50। छोटे वाला नंबर क्या होगा, इन दोनों के डिफरेंस का हाफ 25। तो 50 और 25 का अगर अपन मल्टीप्लाई निकालें तो क्या आ जाएगा 1250। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 102 पर। 102 देखो हमें क्या करें। एक दूध विक्रेता ने लागत मूल्य पर दूध बेचकर 25% का लाभ कमाने के लिए दूध में पानी मिला दिया। तो हमें पानी और दूध का अनुपात बताना है कि क्या होगा। अब 25% प्रॉफिट कमाना है, इसके लिए उसने दूध में पानी मिला दिया। तो यहाँ पर 25% को फ्रैक्शन में कहते हैं 1/4। बट्टा वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू होती है, तो ओरिजिनलिटी में मिल कितना था 4 और इसमें पानी कितना मिलाया 1। तो पानी और दूध का रेशियो क्या आ जाएगा 1/4। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 102 का आंसर है। ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 103 पर। एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 10% सड़ गई, शेष में से 80% वह पड़ोसी को दे देता है। अब उसके पास 36 अंडे बच जाते हैं। तो हमें बताना है स्टार्टिंग में उसने कितने अंडे खरीदे थे। इसने जो भी अंडे खरीदे थे उसमें से 10% सड़ गए और शेष का 80% इसने अपने पड़ोसी को दे दिया। 10% की वैल्यू फ्रैक्शन में 1/10, 80% की वैल्यू 4/5। अगर ओरिजिनलिटी में नंबर ऑफ एग्स अगर 10 लेकर आया था तो एक उसमें से खराब हो गया, तो बचा कितना 9। फिर अगर अंडे 5 लेकर आया था, 4 दे दिए, तो बचे कितने 1। इसका मतलब इनिशियली इसके पास एग कितने थे 50 और अब कितने बचे हैं 9। हम कह रहे हैं 9 बचे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कितने अंडे हैं 36। तो 9 की वैल्यू अगर 36 है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो 50 की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 × 4, हमारे पास क्या आ जाएगा 200। तो उसके पास इनिशियली कितने अंडे थे 200। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 104। ABC किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है यदि तीनों एक साथ मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया और बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो पूरा काम पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। हमें कह रहे हैं ABC कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज।
ए काम को कर रहा है 10 दिन में, बी काम को कर रहा है 12 दिन में और सी काम को कर रहा है 15 दिन में। सबसे पहला काम हम यहां से टोटल वर्क निकालें, तो टोटल वर्क हमारे पास क्या आ जाएगा 60। तो ये टोटल 60 पेड़ लगाने, ये 10 दिन में 60 पेड़ लगाता है तो रोज कितने पेड़ लगाएगा 6, बी 12 दिन में 60 पेड़ लगाएगा तो रोज 5, और सी अगर 15 दिन में 60 पेड़ लगाएगा तो रोज 4 पेड़। अब क्वेश्चन ने कहा कि तीनों ने साथ मिलकर कार्यारंभ करा, तो जब काम स्टार्ट हुआ स्टार्टिंग में काम करने वाले तीनों थे, बट ए लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन। काम खत्म होने से 5 दिन पहले ए ने अगर काम छोड़ दिया, 5 दिन पहले अगर सिर्फ ए जाता तो लास्ट के 5 दिन कौन होते, बी और सी। लेकिन ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी ने भी काम छोड़ दिया, 2 दिन बाद अगर बी चला गया, इसका मतलब लास्ट के 3 दिन बी नहीं था, लास्ट के 3 दिन कौन था, सिर्फ सी। सी रोज 4 पेड़ लगाता है तो 3 दिन में कितने पेड़ लगाएगा, 12। बी और सी रोज क्या करते हैं, 9 पेड़ लगाते हैं, तो 2 दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, 18। 12 पेड़ बाद में लगे, 18 पेड़ ये लगे, तो टोटल पेड़ कितने लग गए, 30। टोटल पेड़ लगाने थे 60, जिसमें से 30 पेड़ लग गए, तो एबीसी तीनों के लगाने के लिए कितने पेड़ हैं, 30। तीनों मिलकर रोज लगाते हैं 15 पेड़, तो ये 30 पेड़ लगाने में कितना टाइम लेंगे, 30/15, 2 दिन। तीनों ने मिलकर 2 दिन काम करा, 2 दिन बी और सी ने काम करा और 3 दिन सी ने काम करा, तो पूरा काम कितने दिन में हो गया, 2 + 2 + 3 7 डेज में। तो पूरा काम हमारे पास कितने दिन में हो जाएगा, 7 दिन में। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। चलिए, ये हमारे पास टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। हम चाहते तो इसको रिलेटिव का कंसेप्ट से भी कर सकते थे। सबसे पहले तीनों ने मिलकर क्या करा, 60 पेड़ लगाने थे। एक काम खत्म होने से 5 दिन पहले जा रहा था, एक को अगर हम 5 दिन के लिए रोक लेते तो ए रोज 6 पेड़ लगाता है, तो 5 दिन में 30 पेड़ लगाता। ए के जाने के 2 दिन बाद बी जा रहा था, बी को भी अगर हम रोक लेते, 5 में से 2 दिन बाद जा रहा था, इसका मतलब कितने दिन के लिए रोकना था, 3 दिन के लिए। तो बी रोज लगाता है 5 पेड़, तो 3 दिन में लगाता 15 पेड़, तो टोटल पेड़ कितने लग जाते हैं, 105। 105 पेड़ लगाने हैं, तीनों रोज 15 पेड़ लगाते हैं, तो 105/15 कितने दिन लेते हैं, 7 दिन। ये हमारा आंसर आ जाता। तो ये पूरा काम कितने दिन में होता, 7 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 105, 105 नंबर क्वेश्चन देखो हमें क्या करें। देखो 105 हमारे पास डीआई का क्वेश्चन है। हमें क्या कह रहा है, स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज के छात्र हम लोगों को दे रखे हैं, इनके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर रखे हैं। रेशियो ऑफ द मेंबर्स ऑफ क्रिकेट क्लब ओनली एंड फुटबॉल क्लब ओनली इज। हमें यहाँ पर क्रिकेट क्लब और फुटबॉल क्लब के मेंबर्स का रेशियो बताना है। ये हम लोगों को दे रखा मेंबर्स ऑफ क्रिकेट क्लब। मेंबर ऑफ क्रिकेट क्लब कितने हैं, 5%। फिर फुटबॉल क्लब के अगर मेंबर देखें तो मेंबर ऑफ फुटबॉल क्लब ओनली 15%। तो 5% और 15% का रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1:3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। सबसे जरूरी मेंशन देख लेना कि पहले किसकी बात कर रहा है, क्रिकेट क्लब की। तो पहले आप क्रिकेट क्लब की वैल्यू लिखना, क्योंकि 1:3 और 3:1 दोनों रेशियो दिए हुए हैं। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। सेम इसी का क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर मेंबर ऑफ क्रिकेट क्लब ओनली। ऐसे छात्रों की संख्या बतानी है जो केवल क्रिकेट क्लब के सदस्य हैं। दोनों क्लब में 75%, क्रिकेट क्लब में 5%, ये 15%, तो टोटल 95% हो गया। तो ये बचे हुए कितने हैं, 5%। तो जो नॉन मेंबर्स हैं, 5% की वैल्यू कितनी है, 40। तो क्रिकेट क्लब में भी कितने स्टूडेंट थे, केवल 5%। तो 5% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर। परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु आर नॉट मेंबर ऑफ द एनी क्लब इज। जो किसी भी क्लब के सदस्य नहीं है। अभी हमने लास्ट डीआई में देखा कि इनकी संख्या हमने क्या निकाली थी, 5%, जो गैर सदस्य। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। जो किसी भी क्लब के सदस्य नहीं है वो कितने, 5%। नेक्स्ट देखो 108, ऐसे छात्रों की संख्या बताओ जो दोनों क्लब के सदस्य। दोनों क्लब के सदस्य कितने हैं, 75%। हमें पता है कि 5% की वैल्यू कितनी है, 40। हमें 75% की वैल्यू चाहिए कि क्या होगी, तो 40/5% वैल्यू चाहिए 75% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 5 से गया 15 बार, 15 × 40 600।
तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 109 पर। अब देखो DI के जो सारे क्वेश्चन थे वो बड़े इजी थे, डायरेक्ट आंसर आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। 109 हमारे पास किसका क्वेश्चन है? टाइम एंड वर्क का। क्या कह रहे हैं? 40 men कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 60 days। आफ्टर सम डेज 10 men लीव द वर्क सो दैट द वर्क इज फिनिश इन 70 days। द नंबर ऑफ द डेज आफ्टर विच 10 men लीव द वर्क इज। 40 आदमी किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। मान लिया 40 आदमी किसी एक काम को 60 दिन में कर रहे थे, फिर हमें कह रहे हैं कुछ दिन बाद 10 आदमी काम छोड़कर चले गए। मान लिया x दिन बाद चले गए। अगर x दिन बाद चले गए तो x दिन बाद हम सबसे पहले अपना स्टॉक निकालें। 40 लोगों के लिए बचा हुआ काम कितने दिन का था? 60 माइनस x डेज का। सबसे पहले स्टॉक चेक करा, 40 लोगों के लिए बचा हुआ काम 60 माइनस x डेज का। अब इसमें से 10 आदमी काम छोड़कर चले गए तो आदमी कितने बचे? 30। और ये पूरा काम अगर 70 दिन में हुआ तो x दिन तो उन्होंने काम करा था, तो अब कितने दिन बचे? 70 माइनस x। यहाँ से हमें क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? 30 इंटू आर इंटू 70 माइनस एक्स बराबर 40 इंटू आर इंटू 60 माइनस एक्स। आर से आर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 3 का अंदर गुना करा तो 210 माइनस 3x। 4 का अंदर गुना करा 240 माइनस 4x। ये 4x इधर आते ही प्लस का, 4x में से 3x गए x, 210 उधर जाते ही माइनस का, 240 में से 210 गया 30। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30। तो 10 आदमी कितने दिन के बाद काम छोड़कर चले गए थे? 30 दिन के बाद। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 110। 110 पर आते। अभी हमारे पास ये पेपर का 25वां नंबर क्वेश्चन है। कह रहे 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू हमारे पास हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट में ए और बी इसकी दोनों की वैल्यू होती है। तो क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट के अंदर 4 tan स्क्वायर थीटा इंटू के अंदर 9 cot स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा तो 1 बन जाएगा। 4 इंटू 9 36, रूट से बाहर लाएंगे 6, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगी? 6 इंटू 2 12। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 111 पर। अभी पेपर के हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चन रह गए। क्वेश्चन नंबर 111 देखो हमें क्या करें। हमें इसकी सिंप्लीफाई वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। सबसे पहले तो जब आप इसको ध्यान से देख रहे हो तो पहली वैल्यू में 0.1 के बाद ही और यहाँ पर 0.4 से पहले ही। तो अगर मैं इस वैल्यू को ऊपर नीचे अगर 10 से गुना कर दूं, ऊपर नीचे अगर 10 से गुना कर दूं और ऊपर वाले 10 को अगर मैं अंदर ले जाऊं, तो 10 को अंदर ले जाऊं तो मैं इस 10 को यहाँ से हटा दूं, तो ऊपर वाले 10 को अगर मैं अंदर ले जाता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा? 14.9 का स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा? 4.1 का स्क्वायर, और बटा में हमारे पास क्या है? 14.9 माइनस में 4.1। अब अगर मैं अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा दूं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी। 14.9 प्लस 4.1 इंटू में 14.9 माइनस में 4.1 अपॉन में क्या है? 10 इंटू 14.9 माइनस के अंदर 4.1, ये दोनों टर्म कट गई। 14.9 में 4.1 जोड़ा 19/10, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1.9। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 112। 112 देखो हमें क्या करें। एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसके वास्तविक लागत से 30% अधिक अंकित करता है। यदि वह उसके अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट पर बेचता है तो हमें उसका लाभ बताना है कि कितने परसेंट रहा। तो देखो ध्यान देना, आप जानते हो कि MRP अपॉन CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस का छोटा सा फॉर्मूला जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आराम से कर देते हैं। अब हमें कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसके वास्तविक लागत से 30% अधिक अंकित करता है। तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 तो MRP 130। अब वो डिस्काउंट दे रहे हैं 10% का, तो 100 माइनस 10 90। हमें उसका प्रॉफिट बताना है कि क्या होगा। 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। 13 को 9 से गुना करा 117।
100 प्लस पी के बराबर, तो प्रॉफिट की वैल्यू 17, तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया? 17% का। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। 21 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर की आधार त्रिज्या वाले एक लंबवर्तीय सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है कि क्या होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आधार त्रिज्या हमें 5 दे रखी है, तो 5 का स्क्वायर 5 गुना 5, हाइट हमें कितनी दे रखी है? 21। तो यहाँ से देखो 5 7 से चला गया एक बार, ये गया 3 बार, 22 इंटू 3 66 गुना में 5 गुना 5 25, 66 को अपन 25 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसमें अपन यहाँ 4 का भाग देंगे तो गया एक बार, 2 26, 6 चौक 24, बच जाएगा हमारे पास 2, फिर ये मेरे पास चला जाएगा 5 बार, तो 1650। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। तो हमारे पास इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आ गया? 1650। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 पर। माँ और उसके 6 बच्चों की औसत आयु 12 साल है। जो माँ की आयु को सम्मिलित ना करें तो औसत 5 साल कम हो जाता है। तो माँ की एज बतानी है कि क्या होगी। माँ और उसके 6 बच्चे, इसका मतलब टोटल मेंबर्स कितने हुए? 7 मेंबर्स का एवरेज हमारे पास कितना है? 12 साल। तो टोटल कितना होगा? 12 7 84 साल। अब अगर मदर को शामिल ना करे तो 6 ही मेंबर बचे, एवरेज 5 साल कम हो गया, इसका मतलब कितना हुआ? 7 साल। तो 7 से 42 साल। 84 में से 42 ईयर घटा दूं तो मदर की एज कितनी आ गई? 42 ईयर। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे पास इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 115। 115 की अगर अपन बात करें, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे इसमें से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। द लिस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर 32146 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। चलिए तो इसमें अपन क्या करते हैं? डिवाइड मेथड का यूज करते हैं। हमारे पास है 32146, दो डिजिट के पेयर बनाए 46, 21 और 3। पहला पेयर 3 लिखो या 03 लिख दो। इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर 1 का तो 1 1 1, 1 इंटू 1 क्या बनेगा? 1। 3 में से 1 गया, बचा 2, ऊपर से एक पेयर उतारा 21, 1 और 1 को ऐड करा, क्या बना? 2। ये मेरे पास 2 बन गया। अब देखो यहां से अगर मैं इसका 8 टाइम करके देखूं तो क्या जाएगा? 8 8 64, 4 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, तो 8 गुना तो बड़ा हो जाएगा। 8 गुना अगर बड़ा हो जाएगा तो हम क्या करें? 7 गुना चेक कर ले। 7 7 7, 7 इंटू 7 49, बच गया 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 189। इसमें से अगर मैं 189 घटा दूं तो क्या बचा? 32, ऊपर से एक पेयर उतार लिया 46, 27 में 7 जोड़ा, क्या बना? 34। अब ये 3 4 बन गया। अब अगर मैं इसको 340 मानूं तो लगभग 9 गुना इसके आसपास आएगा। तो यहाँ अगर मैं 9 लिखूं तो क्या जाएगा? 9 ने 81, 1 8, 9 चौक 36 और 8 44, बच जाएगा 4, 9 3 4 27 और क्या बच गया? 31। यहाँ 3246 में से अगर 3141 घटाऊं तो क्या बचा? 105। इसका मतलब अगर अपन इसमें से 105 घटा दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और किसका बनेगा? 179 का। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 पर। 8 संख्याओं का औसत 21 है। प्रत्येक संख्या को 8 से गुना कर दें तो संख्याओं के नए सेट का औसत बताना है कि क्या होगा। औसत 21 था, प्रत्येक संख्या को 8 से गुना करा, तो जैसा हर नंबर के साथ करते हैं वैसे ही एवरेज के साथ होता है। तो 21 गुना 8 क्या हो जाएगा? 168। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 117 नंबर पर। दो संख्याओं का रेशो 3:4 है, उनका HCF अगर 15 है तो दोनों संख्याओं का योग बताना है कि क्या होगा। दो नंबर्स का रेशो अगर 3:4 है और ये नंबर्स का HCF 15 है, तो ये नंबर्स क्या होंगे? 15 गुना 3 45 और 15 गुना 4 60। इन दोनों संख्याओं का योग चाहिए तो 45 + 60 105। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है एलसीएम HCF का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 118 पर। 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत बताना है कि क्या होगा। 2 और 22 के बीच में विषम पूर्णांक अगर बात करें तो 2 से बड़ा नंबर क्या होगा? 3, और 22 से छोटा नंबर क्या होगा? 21।
3 से 21 तक के नंबर है तो एवरेज क्या होगा a प्लस एल बाई 2, तो 3 प्लस 21 बटा 2, तो 21 प्लस 3 24 बटा 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 12। तो 2 और 22 के बीच में सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या आ जाएगा 12। ये हमारा आंसर आ गया। 2 से बड़ा ओड नंबर 3 और 22 से छोटा 21, इन दोनों का एवरेज निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 119 पर। दो द्रव x और y 3:2 के अनुपात में मिक्सर किए गए, मिक्सर को 10% के लाभ पर बेचा, 11 रुपये प्रति लीटर में बेच दिया। यदि द्रव x की लागत y की तुलना में 2 रुपये प्रति लीटर अधिक है तो x की लागत पर लीटर बतानी है कि क्या होगी। हमने क्या करा, x और y मिक्सर को किस रेशो में मिलाया, 3:2 में, और मिक्सर का सेलिंग प्राइस क्या है 11 रुपये पर लीटर। तब हमें कितना प्रॉफिट होता है 10% का, तो मिक्सर का कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा 10 रुपये लीटर। अब 3:2 में बनाया तो मैंने मान लिया कि ये 3 लीटर है, ये 2 लीटर है, तो मिक्सर कितने लीटर का बना 5 लीटर का। अब 5 लीटर का टोटल कॉस्ट प्राइस 10 रुपये पर लीटर के हिसाब से कितना बन गया 50 रुपये। तो मिक्सर हमारे पास 50 रुपये का है। हमें क्या करना है, द्रव x की लागत बतानी कि क्या है, x की लागत y की तुलना में 2 रुपये प्रति लीटर अधिक है। अगर ये x रुपीज पर लीटर था तो ये 2 रुपये अधिक है, तो x प्लस 2 रुपीज होगा पर लीटर का। तो 3 लीटर है तो 3 से गुना करूं तो क्या आएगा 3x प्लस 6, ये 2 लीटर है तो 2x, इन दोनों का टोटल क्या बनेगा 50 रुपये। तो यहाँ से क्या आएगा 5x प्लस 6 बराबर 50, तो 5x बराबर क्या आएगा 44। तो x का मान 44/5 8.8, तो 8.8 प्लस 2, x का रेट क्या होगा 8.8 प्लस 2 क्या बन जाएगा 10.8 रुपीज। तो मेरे पास क्या जाएगा, मिक्सर x की लागत क्या जाएगी 10 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर। ये हमारे पास आंसर आया 119 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 120 नंबर पर। हमें क्या करें, मोहन ने अंकित कीमत पर 20% के डिस्काउंट पर एक बैग को खरीदा, खरीदे गए मूल्य पर 40% के लाभ पर बेच दिया। तो अंकित मूल्य पर उसका लाभ का प्रतिशत बताना है कि क्या होगा। मान लिया कि किसी बैग का MRP अंकित मूल्य 100 रुपये, उसने 20% डिस्काउंट पर खरीदा, इसके 20% डिस्काउंट पर खरीदा, इसका मतलब उसने कितने में खरीदा 80 में, और कह रहे उसने खरीदे गए मूल्य पर 40% लाभ पर बेच दिया। तो 80 का अगर मैं 40% प्रॉफिट काउंट करूं तो 80 का 40% 32, तो कितने में बेच दिया 112 में। तो 100 वाली MRP वाली चीज को 112 में अगर बेचा तो अंकित मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना हुआ 12% का। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलिए तो आज हमने क्या करा, हमारे RRB के एग्जाम के पूरे 35 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इन क्वेश्चंस को बढ़िया से देखना, आपको कहीं भी कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके बताना। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू।